हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए हम करवा रहे थे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम 2011 के थ्योरी वाले 20 क्वेश्चन करवा चुके थे। अब ये 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो पेडागोजी वाले बचे हुए हैं। तो पेडागोजी वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पेडागोजी वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा और 2011 का जो सेट है वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद में 2012 वाला सेट हम लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का क्वेश्चन। देखिए, पेडागोजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि जिस ऑप्शन में बच्चा जो होगा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि बच्चे को आपको भगवान के बराबर आपको मानना है। तो जिस ऑप्शन में बच्चा भगवान का रोल अदा करेगा वो ऑप्शन सबसे अच्छा होगा आपका। तो यदि आपको चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो बच्चा जिस ऑप्शन में ज़्यादा सक्रिय रहेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा, वही ऑप्शन क्या होगा, सबसे अच्छा होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्न द्वारा मूल्यांकन कर रही है। अब देखिए, यहाँ पे केवल बहुविकल्पीय प्रश्न के द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। तो आपको देखना है कि इसमें से किसका आकलन हो सकता है। जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें देखना है कि किस चीज़ का आकलन किया जा सकता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो है भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। ऑप्शन बी कह रहा है, शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिया गया है वो दिया गया है, भोज्य अवयवों के महत्व को समझाने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका आकलन बहुविकल्पीय प्रश्न के द्वारा किया जा सकता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो कह रहा है भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। तो ये देखिए, यहाँ से क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा इनका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है बच्चा, रोल प्ले करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की जो क्षमता है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भोजन के अवयवों को महत्व को समझाने की शिक्षार्थी की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। तो जब लंबा निबंध लिखा जा रहा है तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न के द्वारा इसका आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी कह रहा है भोज्य पदार्थों का वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने की विश्लेषण क्षमता। तो जब हम विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, इसको हम क्या कर सकते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न के द्वारा इसका आकलन हम कर सकते हैं कि कौन सा आपका आदत गलत है। तो उसको हम एक शब्द में, एक वर्ड में उसको हम बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि। तो आपको बताना है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें हम भोजन को रखते हैं उसमें क्या होता है कि जो उसकी दीवार होती है वो टिन से पुती होती है, मतलब उसके ऊपर टिन का लेप होता है, ना कि जस्ते की होता है। तो आपको बताना है कि टिन की क्यों होती है, जस्ते की क्यों नहीं होती है। तो आपका जो ऑप्शन 1 है वो कह रहा है कि जो जस्ता है वो टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो कह रहा है जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो कह रहा है कि जस्ता टिन से महंगा होता है। तो आपको बताना है कि खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं, जो उनकी दीवार होती है, उनमें क्या होता है कि टिन से उसको हम क्यों लेपन करते हैं, या टिन का लेप क्यों लगाते हैं, जस्ते का क्यों नहीं लगाते हैं। तो यहाँ चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है कह रहा है कि जो जस्ता है और टिन से महंगा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है कि जस्ता टिन से कम क्रियाशील है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जस्ता जो है क्या है, टिन से अधिक क्रियाशील है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, तो ये भी क्या है, आपका गलत उत्तर है। जस्ता का गलनांक टिन से अधिक नहीं होता है। अब देखिए बचा ऑप्शन नंबर आपका 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, यानी जो जस्ता है वो टिन से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। देखिए जो जस्ता है वो क्या है, टिन से अधिक क्रियाशील है। तो क्या करेगा, अगर हम जस्ते का लेप कर देंगे तो वो क्या होगा, खाद्य पदार्थों के साथ में क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा और उसको खराब कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, टिन का लेपन करते हैं।
ये जो क्वेश्चन आया है वो रिएक्टिविटी सीरीज से आया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन अधिक क्रियाशील है और कौन क्या है कम क्रियाशील है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो सबसे अधिक क्रियाशील है वो आपका है पोटेशियम है। तो आपका पोटेशियम हो जाता है। उसके बाद में सोडियम होता है, सोडियम कम क्रियाशील है पोटेशियम से। उसके बाद में आपका कैल्शियम, उसके बाद में हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, उसके बाद में हो जाएगा आपका जिंक, तो ये हो गया आपका जिंक। उसके बाद में हो जाएगा आपका आयरन, जिंक के बाद आयरन यानी जिंक से कम क्रियाशील है कौन, आयरन है। उसके बाद में क्या है, एसन है यानी आपका टिन है। एसन के बाद में अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा लेड यानी पीबी हो जाएगा, ये आपका लेड हो जाएगा। लेड क्या है, एसन से कम क्रियाशील है यानी टिन से कम क्रियाशील है। उसके बाद में आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद में आपका हो जाएगा कापर, और उसके बाद में हो जाएगा मरकरी यानी पारा जिसको हम लिखते हैं Hg से। उसके बाद में हो जाएगा आपका सिल्वर यानी Ag हो जाएगा, चांदी आपका हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा आपका सोना Au हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा सबसे लास्ट में प्लेटिनम। तो ये क्या है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है, और सबसे कम क्रियाशील कौन है आपका, ये आपका प्लेटिनम है। तो ये क्या है, ये आपका घटता हुआ क्रम है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज का क्या है, ये घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक पोटेशियम क्रियाशील है, उसके बाद में सोडियम उससे कम क्रियाशील है, कैल्शियम क्या है सोडियम से कम है। तो ये क्या है आपका घटता हुआ क्रम चला जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इस सीरीज को आप याद कर लीजिएगा। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है तो आपका एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, तो इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि हरे पौधे दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि अब आपको बताना है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 1 है वो कह रहा है कि हरे पौधे केवल रात के समय में श्वसन करते हैं। ऑप्शन जो बी कह रहा है वो कह रहा है कि हरे पौधे दिन के समय में श्वसन करते हैं पर रात के समय में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन जो आपका सी है वो कह रहा है कि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्या है, श्वसन की दर से अधिक होती है। और आपका ऑप्शन जो डी है वो कह रहा है कि हरे पौधे रात के समय में श्वसन नहीं करते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन को देख लेते हैं एक एक बार में। तो जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो कह रहा है कि हरे पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पौधे होते हैं वो रात और दिन दोनों में श्वसन करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो कह रहा है कि जो पौधे होते हैं वो दिन में क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, और रात में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिन में क्या करते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण करेंगे हरे पौधे, और उसके बाद में दिन और रात दोनों में क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो श्वसन जो होता है वो ऐसी प्रक्रिया है कि दिन और रात दोनों में चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या होता है, दिन में चलता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद में ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या होता है, श्वसन की दर से अधिक होता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दिन के समय में क्या होता है कि सूरज निकलता है तो पौधों को प्रकाश मिलता है, और जब प्रकाश मिलता है तो पौधे जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो श्वसन की दर होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही रीज़न है कि जो है दिन में क्या होते हैं, वो जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें होता क्या है कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन क्या है, मुक्त होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ देखिए कह रहा है कि हरे पौधे रात के समय में श्वसन नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि हरे पौधे दिन और रात दोनों में क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, तभी तो वो जीवित रहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ देखिए ये आपका पेडागॉजी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लीजिए, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। अब बताइए आपको यहाँ पे देखिए शोध कार्य यानी प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग संबंधित जो दक्षताएं होती हैं, जो उनकी एफिशिएंसी होती है उनको बढ़ाना है, उनका विकास करना है विद्यार्थियों के अंदर। तो जो शिक्षक होगा वो किस प्रकार के पाठ्यक्रम को आपको यहाँ चुनेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि उनकी दक्षता किस में बढ़ेगी, यानी जो प्रयोग करने की दक्षता का जो विकास है वो किस ऑप्शन में आपको सही दिखाई देगा, ये चीज़ आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कह रहा है कि जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करते हों। तो देखिए अधिकतर जो विद्यार्थी पसंद करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसी विषय को ही चूज करिए।
तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। जिससे वह सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए ये ऑप्शन आपका हो सकता है कि विद्यार्थी के लिए ही महत्वपूर्ण हो, वो चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अगर बेस्ट ऑप्शन हमको मिल जाता है तो उस चीज़ को हम, इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। अब यहाँ देखिए, जब विद्यार्थियों की समस्या उसके दैनिक जीवन से होगी तो क्या करेगा वो बच्चा, अपने दैनिक जीवन में क्या करेगा, उस चीज़ को अच्छे से सोच पाएगा कि हाँ ये समस्या है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेगा वो अपना प्रयोग अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि उसके दैनिक जीवन से संबंधित है, तो उसको अच्छे से समझ में भी आएगा कि हाँ इस समस्या को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या हो कि जो समस्या है वो क्या हो, उसके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई हो। तो यह आपका ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। तो ये चीज़ आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगर दैनिक जीवन से बच्चे के संबंधित कोई भी आपकी समस्या आती है या कोई भी आपकी एक्टिविटी आती है जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होगा, तो वो आपका ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट होगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है, तो ये चीज़ आपको निर्धारित समय में पूरा नहीं करना है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ देखिए, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, आपको भोजन के तत्व को पढ़ाना है, तो क्या करेंगे हम कि योजना जब बनाएंगे तो उसमें से सबसे पहले मुख्य प्रश्न के रूप में क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप वही चीज़ ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें बच्चा क्या होगा, सबसे अधिक एक्टिव होगा, बच्चे की जो सोच है उसमें क्या होगी, सबसे अधिक एक्टिव होगी, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यानी बच्चा जिस ऑप्शन में क्या होगा, एक्टिव होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ देखिए, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चों से करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मतलब कि हम ऐसा विविधतापूर्ण भोजन क्यों खाते हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो बच्चे के अंदर क्या होगा, तरह तरह की सोच आएंगी, उनकी माइंड में क्या हो जाएगा, बहुत सारे विचार आएंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव होगा। तो चलिए ये ऑप्शन आपका लग रहा है कि सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं और ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर में एक ही तरह के भोजन पदार्थ तैयार करती है। तो देखिए, अगर इसका आंसर मांगे तो इसका आंसर यस या नो में हो सकता है कि हाँ तैयार करती है या नहीं करती है। तो यह आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन ऊपर वाला ए ऑप्शन हो सकता है। क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थ को खाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे ये भी क्या है कि सभी भोज्य पदार्थ को खाते हैं कि नहीं खाते हैं, बच्चे यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन पहले वाले ऑप्शन से क्या है, फीका पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो देखिए, यहाँ बच्चे क्या हो जाएंगे, उनको जो खाते हैं बच्चे वहाँ पे वो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो चारों ऑप्शन में क्या है, सबसे बेस्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मिस पटेल, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करते हैं ताकि आपको सारे ऑप्शन दिख जाएँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मिस पटेल हैं वो XYZ विद्यालय की प्राचार्य हैं। अलग अलग विषयों के शिक्षक के स्थान पर वो करती क्या है कि विज्ञान विषय में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार है। अब देखिए कि जो मिस पटेल हैं वो क्या करती हैं कि अलग अलग विषय के स्थान पे वो एक ही विषय के रूप में सब विषय को पढ़ाना चाहती हैं। तो इनमें से उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। तो ये चीज़ तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हाँ विद्यालय में क्या हो, शिक्षक समय सारणी को व्यवस्थित करने में कठिनाई हो जाए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखिए इसको के कर लीजिएगा, तो के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा कि शिक्षार्थी जो है वो क्या है, समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो समायोजन शिक्षकों के साथ करना ही रहता है और शिक्षक को भी ऐसे बर्ताव करना चाहिए कि बच्चे जो क्या है उसके साथ में समायोजन कर सके। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यकर्ताओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है एकीकृत उपागम जो दिया गया है आपका, इसमें क्या होता है कि जो आपका सभी विषय होते हैं क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, यानी सभी विषय क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं।
उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। तो ऐसा क्यों होगा भाई, विद्यालय खुला हुआ है तो उसमें योग्य शिक्षक रहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ देखिए, टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक पाठ्य योजना बनाने को कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इस संप्रत्यय को समझने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे कार्य समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाल सकें। तो देखिए ये ऑप्शन आपका जो बी ऑप्शन है उसमें क्या है, बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं हमको। तो ये ऑप्शन क्या है आपका सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझाने के लिए आईसीटी के प्रयोग की बात करता है। तो आईसीटी की प्रयोग की जो बात करता है, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी मदद से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है, यानी उनको समझने में ये चीज़ मदद करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो कह रहा है कि वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझाती है। तो यहाँ देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, बच्चे इसमें सबसे अधिक क्या है, ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ जो आपका ऑप्शन जो आपका डी है उसमें क्या है कि यहाँ पे जो टीचर है वो क्या है, एक्टिव है, लेकिन बच्चे यहाँ पे एक्टिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि समझाती है तो बच्चे, कोई बच्चा आपका समझने में उसका मन लगता होगा, किसी बच्चे का समझने में मन नहीं लगता होगा। तो हो सकता है कि बच्चे यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएंगे आपके अनएक्टिव, उतने एक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या हैं, सबसे अधिक एक्टिव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 8। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों के क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? कोई समूह बनाता है बच्चों का, जो उसमें क्या होता है ग्रुप लीडर होता है, तो उसका चुनाव जो करना है वो किस बेस पे किया जाएगा, यानी वो शिक्षक क्या है किस बेस पे करेगा उस बच्चे का चुनाव, जो क्या करेगा उस ग्रुप का लीडर बनेगा, यानी जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं। लेकिन मॉनिटर जो होता है क्लास का होता है, लेकिन बच्चों को यहाँ पे ग्रुप में बांट दिया गया है। तो ग्रुप का जो हेड होगा वो किस आधार पे, उसका गुण क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। तो ये गुण तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुख्य भूमिका होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन हमको नहीं करवाना है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर जो सी है, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। तो ये आपका ऑप्शन थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऑप्शन नंबर हम थोड़ा सा आपको डी भी दिखा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी थोड़ा देख लीजिए आप। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, ये कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। अब देखिए अगर यहाँ बच्चों को हम फ्री कर देंगे कि जो भूमिका है उसका चयन वो खुद करेंगे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे कि उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, बच्चे केयरलेस हो जाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन ये सही नहीं हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है कि योग्यता अनुसार भूमिका देना, यानी जिस बच्चे की जितनी योग्यता है उसके अनुसार उसको भूमिका देना। तो ये आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ देखिए थोड़ा इसको हम और छोटा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यहाँ देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। यानी अब बल के विषय में वो पढ़ा रहा है, यानी इसमें क्या कह रहा है कि बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है, तो उसकी योजना बनाने के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है कि सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना, विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूथा आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना, और जो उसने तीसरा तरीका इस्तेमाल किया वो क्या किया है, कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्यश्रव्य फिल्म दिखाना। अब यहाँ देखिए उसने 3 तरह के प्रयोग किए हुए हैं, यानी 3 तरह से बच्चों को समझाया गया है, यानी 3 तरह से बच्चों को समझाया है उसने। एक को दिया है गूठा आटा और दबाने के लिए कहा है, और दूसरे में क्या किया उसने कि दृश्यश्रव्य फिल्म दिखाया है, और पहले में उसने क्या किया हुआ है कि कुछ उदाहरणों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे 3 विधियाँ उसने अपनाई हैं। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है,
शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है, क्योंकि आपको बताना है कि ऐसा उसने क्यों किया, अलग अलग तरीकों से बच्चों को क्यों समझाया। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर जो आप ए है वो कह रहा है कि वह जानता है कि उसे पाठ्य योजना के अनुसार चलना है। तो देखिए पाठ्य योजना के अनुसार नहीं चलना है, बच्चों के अनुसार चलना पड़ता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है कि वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है। तो परीक्षा के लिए हमको तैयार नहीं करना है, बच्चों को हमें सिखाना है। बच्चे जितना अच्छे से सीख पाएंगे वो सबसे बेहतर होगा। परीक्षा के लिए हमें कोई यहाँ पे फोर्स नहीं करना है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा आपका। कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। तो यहाँ देखिए यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनकी मानसिकता क्या है वो अलग अलग होती है, बौद्धिक क्षमता क्या होती है अलग अलग होती है, समझने की क्षमता अलग अलग होती है, सोचने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो उसने क्या किया है, सभी बच्चों का ख्याल रखते हुए उसने क्या किया है कि अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है कि सब बच्चों को समझ में आ जाए। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है, तो अपने ज्ञान को सिद्ध करना बिल्कुल नहीं है आपको, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि जो विज्ञान की जो प्रकृति है उसके विषय में क्या सत्य नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि विज्ञान हमेशा अस्थायी है। ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है कि विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी कह रहा है विज्ञान सीखने के अंतः विषयक क्षेत्र है। तो इनमें से बताना है कि विज्ञान के विषय में कौन सा चीज़ सही नहीं है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन है कह रहा है विज्ञान हमेशा अस्थायी है, तो यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान क्या है, अस्थायी है। विज्ञान में क्या है कि कोई चीज़ परिमाण पे ही डिपेंड होता है, यानी जो परिमाण मिलता है, जो प्रूफ मिलता है, तो वही चीज़ क्या होती है, सत्य होती है। और विज्ञान के जो नियम है वो क्या होते हैं, हमेशा चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है, विज्ञान अस्थायी है, कोई परमानेंट विज्ञान नहीं होता है कि हाँ जो चीज़ एक बार हो गया वही चीज़ हमेशा रहेगा। ये हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आप पढ़े होंगे विज्ञान में कई सारे क्या होते हैं, नियम जो होते हैं पहले कुछ और रहते हैं, बाद में कुछ और हो जाते हैं। पहले विज्ञानी कुछ और कहता है, दूसरा विज्ञानी कुछ और कह देता है, उस नियम को चेंज कर देता है। तो विज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है। आप चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान में क्या है, हर चीज़ें क्या है, संदेह में रहती हैं, सस्पेंस में रहता है इंसान कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, कैसे हो सकता है। तो ये संदेहवाद को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नेगेटिव क्या है, नहीं, जो चीज़ नहीं हो सकता उसको हमें बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। अब यहाँ देखिए जो विज्ञान वो कह रहा है कि एक फैक्ट है, यानी सेट ऑफ फैक्ट है। तो क्या है, इसमें फैक्ट कुछ नहीं होता है। विज्ञान में क्या होता है, यहाँ विज्ञान क्या अस्थायी होता है, फैक्ट इसमें कुछ नहीं होता है कि विज्ञान में हर चीज़ें क्या होती हैं, फैक्ट पर ही आधारित होते हैं, जो कि जो एक बार हो गया वही आपका सही हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था कि कौन सा विज्ञान के विषय में सही नहीं है। तो ये चीज़ आपका, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। अब यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर डी भी हम देख लेते हैं, विज्ञान सीखने के अंतर विषयक क्षेत्र हैं। तो बिल्कुल सही है कि विज्ञान क्या है, सीखने के अंतर विषयक क्षेत्र हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो विज्ञान को हम सीखने के अंतर विषय के क्षेत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है विज्ञान के विषय में। लेकिन यहाँ पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही नहीं था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पेडागॉजी के क्वेश्चन। तो 2011 के जितने भी थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन थे और पेडागॉजी वाले क्वेश्चन थे उन सबको हमने समाप्त कर दिया है। अब हमारा जो साइंस का क्लास आगे आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही। 2012 वाले क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे। ऐसे ऐसे करते 2024 तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि 2018 से कर लीजिए, कुछ लोग कहते हैं 2020 से कर लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2011 से लेकर के 2024 तक प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आप पक्का पास हो जाएंगे। तो 2011 से ही करिए, क्योंकि 2011 से लेवल थोड़ा सा लो था, उसमें लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा कि लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाएंगे। तो इससे भी आपका जो चिंतन होगा, आपकी जो सोचने की क्षमता होगी वो भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। शुरू में क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसलिए क्या करिए कि आप 2011 से ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छा नंबर पेपर में लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।